नमस्कार किसान भाइयों। हमारे पूर्व में बताए गए सभी वीडियो को अच्छी तरह से लाइक करने के लिए, उसकी सराहना करने के लिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और सब अदर किसान भाइयों को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। किसान भाइयों, हम न्यूट्रिएंट की ये सीरीज में एक ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो न्यूट्रिएंट बहुत ही सामान्य है। कोई किसान भाई आज के समय पे इसके बारे में नहीं जानता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें कुछ और मेरा अनुभव है। मेरे 25 साल के अनुभव में मैंने जो महसूस किया है वो आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है, बहुत सारी बातें भी है, बहुत सारी अच्छाई भी है, लोग बहुत सारी बुराई भी करते हैं। तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट होगा जिसके बारे में बहुत लोग बातें करते हैं? तो वो न्यूट्रिएंट के बारे में मैं आपको पूरे वीडियो में बताऊंगा। इस न्यूट्रिएंट के बारे में, इस पोषक तत्व के बारे में बहुत सारा लिखा गया है, बहुत सारा बोला गया है, बहुत सारी सलाहें दी गई है और इस पोषक तत्व को इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा फसल के उत्पादन में प्रयोग किया गया है और आज भी प्रयोग हो रहा है। ये पोषक तत्व है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का पहले से लेके अंत तक सभी चीजें, सभी पहलू को कवर करके हमने ये एक साहस किया है कि आपको कुछ बताए। आशा करता हूं कि आपको ये उपयोगी होगा। नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस क्या है, जो नाइट्रोजन देने के सोर्स यानी कि आपको जो भी पोषक तत्व लभ्य कराने के लिए जो भी तत्व आप जमीन में डालते हो, कुछ तत्वों का बहुत प्रॉब्लम है, कुछ तत्व आसानी से अवेलेबल है, कुछ तत्वों का ऐसा है कि बहुत महंगा है, बहुत सस्ता है। तो उसका गणित मैं बताऊंगा और आपको पर एकड़ में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए आपको सही मायने में नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आप अंत तक बने रहे। अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे दबा के रखे, ताकि भविष्य में इसके अलावा भी और पोषक तत्वों के बारे में, फसल चक्रों के बारे में और प्लानिंग और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए क्या क्या हम बता सकते हैं वो बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए आपके पास पहले आए, इसलिए आप बेल आइकन को दबा के रखिए और सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक यू वेरी मच किसान भाइयों हमारे पूर्व की वीडियो देखने के लिए। आज मैं नए एपिसोड में, ये एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा नाइट्रोजन के बारे में। किसान भाइयों, नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो पृथ्वी के ऊपर जब से फसल उगाना शुरू किया तो कोई एक या दूसरे सोर्स से डाला गया है। उसको डाले बिना फसल का चक्र पूर्ण नहीं होता है। जमीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी पहले से ही थी और उसके बाद में जब एग्रेसिव मोड में कृषि का विकास हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद वस्ती का विस्फोट हुआ और पृथ्वी पे सभी देशों के अंदर जब से एग्रेसिव, एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग शुरू हुई, तब से नाइट्रोजन का उपयोग बहुत बढ़ गया और उसके लिए पहले के जमाने में ऑर्गेनिक पोषक तत्व के स्वरूप में दिया जाता था, गोबर के स्वरूप में दिया जाता था। फसलें बहुत ही कम समय में पकती थी या तो बहुत कम पकती थी। हाइब्रिडाइजेशन शुरू हुआ और नाइट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे करके हमको बढ़ानी पड़ी और इतनी बढ़ानी पड़ी कि गाय का गोबर, गौमूत्र वगैरह पूर्णतया नहीं हो रहा है। इसलिए हमको रासायनिक मोड पे जाना पड़ा और रासायनिक मोड पे जाने के लिए सबसे पहला पोषक तत्व के स्वरूप में यूरिया का प्रयोग किया गया। यूरिया के साथ साथ अलग अलग कैल्शियम नाइट्रेट, एमोनियम सल्फेट भी समय समय पे डेवलप हुए। यूरिया की मात्रा पहले डालने से धीरे धीरे पाक का, फसलों का उत्पादन बढ़ा और फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव वेराइटीज जैसे गेहूं में पहले के जमाने में सीधा साधा गेहूं होता था, जौ होता था, उसके बदले में एक ऐसी वेराइटी आई जिसका उत्पादन बहुत ज्यादा था। उसने हमारे देश की भूख तो मिटाई, लेकिन उसके साथ ही साथ में फर्टिलाइजर का उपयोग भी बढ़ाया, पानी का उपयोग भी बढ़ाया, जिसके चलते हुए नाइट्रोजन का जो सोर्स है यूरिया,
वो एक कंट्रोवर्शियल मोड पे आ गया। मुझे यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे बात करनी है कि नाइट्रोजन क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसकी पहले बात करते हैं। नाइट्रोजन वृद्धि विकास करता है, बहुत ही सामान्य बात है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरत होती है वृद्धि विकास की अवस्था में, मतलब बिजाई आपने कर दी और आप ग्राफ में देखें कि आपको पहले दिन पे कितना डालना है तो बहुत ज्यादा आएगा, फिर धीरे 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 उसको कम डालना है, धीरे 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 करके फसल की मैच्योरिटी, मतलब कि जब फसल अब पकने वाली है, फल आप तोड़ने वाले हो, तब उसका 0 हो जाएगा। मतलब ज्यादा से लेके धीरे 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 कम करके कम करना है। 3 अवस्था की बात करूं, वृद्धि विकास की अवस्था में सबसे ज्यादा डालना है, दूसरा फूल फल की अवस्था में उससे कम डालना है, और पकने के टाइम पे और भी कम डालना है या तो नहीं डालना है, 0 कर देना है। फसल के आधार पे अलग अलग अनुपात है, आप उसका प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हो, लेकिन ये माप की बात है तो ऐसे ग्राफ आता है। किसान भाइयों, जब आप नाइट्रोजन की बात करते हैं तो दिमाग में पहली आकृति जो आती है वो यूरिया की आती है। यूरिया के बहुत फायदे हैं, नाइट्रोजन के फायदे हैं तो यूरिया के फायदे है ही। फसल आज की तारीख में कोई भी फसल हो, धान हो, गेहूं हो, केला हो, आलू हो, मिर्ची हो, टमाटर हो, कोई भी फसल ले लो, यूरिया के बिना, नाइट्रोजन के बिना उत्पादन शक्य नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैंने दिया है कि यूरिया के बिना फसल शक्य नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में नाइट्रोजन के बिना फसल उत्पादन शक्य नहीं है, आपको नाइट्रोजन देना ही पड़ेगा। उसका फॉर्म, उसका जो सोर्स है, सोर्स अलग अलग हो सकता है। सोर्स में जब मैं बात करूं तो सोर्स की बात करूं तो जो ऑर्गेनिक सोर्स भी है, जैविक सोर्स भी है और रासायनिक सोर्स भी है। रासायनिक सोर्स में भी अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, कैल्शियम नाइट्रेट है और नाइट्रोजीनियस अलग अलग हिंदुस्तान में अवेलेबल मिक्स फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी है, जैसे 24-24-0, 20-20-0, 13, वैसे बहुत सारे अवेलेबल है। लेकिन यूरिया दिमाग में क्यों आता है? आपके दिमाग में जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो अमोनियम सल्फेट क्यों नहीं आता? क्योंकि यूरिया सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है। कैसे सस्ता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जब नाइट्रोजन की बात आती है तो पहले दिमाग में यूरिया की ही आकृति आती है, और उसी के कारण हमारी जमीन में प्रॉब्लम हुए हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हुए हैं वो मैं थोड़ा ब्यौरा देने की कोशिश करूंगा कि नाइट्रोजन आपको देना था, आपने नाइट्रोजन दिया, लेकिन अगर वो मात्रा थोड़ी ज्यादा है तो क्या होगा? नाइट्रोजन अगर आपने ऑर्गेनिक स्वरूप में दिया तो क्या होगा? नाइट्रोजन आपने जैविक स्वरूप में दिया तो क्या होगा? तो किसान भाइयों, मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहूंगा कि नाइट्रोजन आपको जरूरी है, यस, आपको वृद्धि विकास की अवस्था में देना है, यस। नाइट्रोजन से मूलभूत जो पहला नंबर का जो चीज बनती है, कोई भी वनस्पति में हम प्रोटीन नहीं देते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, वनस्पति प्रोटीन बनाती है। कोई भी प्राणी प्रोटीन नहीं बनाता, वनस्पति बनाती है। तो प्रोटीन के उत्पादन में नाइट्रोजन की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसलिए कुदरत ने जो सिम्बिकुड की वनस्पति है, यानी कि जिसकी सींग आती है, जिसको बोलते हैं लेग्यूमेसी फैमिली, लेग्यूमेसी फैमिली में कुदरत ने उसको नाइट्रोजन खुद का प्रोडक्शन करने की व्यवस्था की है। जैसे कि आप अरहर ले लो, चना ले लो, सोयाबीन ले लो, जैसे ग्राउंडनट मूंगफली ले लो, उसके अंदर नाइट्रोजन राइजोबियम की गांठ होती है जड़ों में, वो नाइट्रोजन हवा से सीधी लेती है और वनस्पति को प्रदान करती है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम सभी वनस्पति को नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन दूसरी वनस्पति में नाइट्रोजन की कुदरती व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमको डालना पड़ता है। हम डालने जा रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सोर्स मैंने बताया कि आप ऑर्गेनिक सोर्स लेते हो तो जमीन के अंदर 3 तरह के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑर्गेनिक स्वरूप में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक फॉर्म में। अच्छी तरह से समझना, जैविक तरीका, क्योंकि बैक्टीरिया काम करता है। एक बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर, दूसरा बैक्टीरिया होता है एजोस्पाइरिलियम और तीसरा बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। 3 मेजर बैक्टीरिया है जो हवा में से नाइट्रोजन खींच के जड़ों में देता है। राइजोबियम सीधा वनस्पति को देता है
एजोस्पाइरिलम भी जड़ों को सीधा देता है और एजोटोबैक्टर हवा में से नाइट्रोजन जमीन में देता है, जमीन में से जड़ें उसको लेती है। तो इस तरह से आप जमीन के अंदर ये बैक्टीरिया को डाल सकती हो ताकि आपकी जमीन में नाइट्रोजन की फैक्ट्री बन जाए और वो पौधा सीधा सीधा लेने लगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो फसल में, जैसे कि मिर्ची की फसल, बैगन की फसल, टमाटर की फसल, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, जहां पे जड़ों में प्रॉब्लम आता है, जहां पे जड़ों में सीधा हम ड्रेंचिंग करके केमिकल देते हैं, वहां पे बैक्टीरिया का प्रमाण गिर जाता है, कम हो जाता है, तो वो उतना असरदार नहीं होता। और असरदार हो भी तो भी एक अनुभव के आधार पे बताता हूं, गेहूं की फसल को 1 एकड़ में कम से कम 40 से 50 किलो नाइट्रोजन चाहिए पूर्णतया प्रोडक्शन के लिए। लेकिन एजोटोबैक्टर उसमें डाला, आपने एजोस्पेरिलम डाला, तो वैज्ञानिक डेटा ऐसा कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 12 से 20 किलो तक का नाइट्रोजन वो फिक्स करेगा, जो फसल को जितना चाहिए उतना पूर्णतया नहीं मिलता, आधा अधूरा मिलता है। तो आप दूसरा सोर्स कौन सा डालें? ये तो जैविक सोर्स की बात हो गई। अभी बात करेंगे एक्चुअली ऑर्गेनिक सोर्स की। तो ऑर्गेनिक सोर्स कौन सा है? ऑर्गेनिक सोर्स में आप जब गौमूत्र और गाय का गोबर डालते हो, अच्छा सड़ा गला हुआ, उसमें आधे % से लेके 2% तक का नाइट्रोजन होता है। तो वो एक आपको काम दे सकता है कि जमीन में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डाली है। एक्चुअली 3 तरीके से काम करेगा। जो आपके जमीन में बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, उसको बढ़ावा देता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। दूसरा, उसमें खुद में नाइट्रोजन होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, वो धीरे धीरे करके पौधे को मिलता है। और तीसरा, जो आप रासायनिक संगठन वाला जो नाइट्रोजन डालोगे, यूरिया या अमोनियम सल्फेट या तो कैल्शियम नाइट्रेट के स्वरूप में, उसको पकड़ के रखता है, धीरे धीरे पौधे को देता है। आप गाय का गोबर वगैरह ना मिले तो नीम की खली, सरसों की खली या तो अरंडी की खली भी डाल सकते हो। जो ऑयलसीड क्रॉप है, जिसका तेल निकलने के बाद जो बचता है, वो आप डाल सकते हो। उसमें तकरीबन 4 से 5%, कभी कभी 8-9% तक नाइट्रोजन होता है। वो नाइट्रोजन सीधा अवेलेबल नहीं होता है, वो नाइट्रोजन को आपको जमीन में जाके वो सड़ता है, गलता है और धीरे धीरे लेता है। तो धीरे धीरे जब वो देता है और पौधा धीरे धीरे लेता है, तो आपको नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। अभी तीसरा सोर्स की बात करते हैं, केमिकल। ये केमिकल जो सोर्स है, उसमें मैंने 3 सोर्स मेन बताए कि जब आप नाइट्रोजन की आपूर्ति करनी हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आप पौधा देख लो, पौधा वातावरण में, हवा में खिलता है, उसके आजू बाजू में 78 से 79%, 78 से 69% लगभग नाइट्रोजन है, फिर भी वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म है, गैस है। गैस वनस्पति नहीं लेती। वनस्पति क्या लेती है? वनस्पति लेती है नाइट्रेट फॉर्म और थोड़ी मात्रा में अमोनिकल फॉर्म लेती है, NH4 के स्वरूप में। ज्यादातर मात्रा में NO3 के स्वरूप में लेती है। अभी यहाँ पे N फॉर्म है, तो N फॉर्म जमीन में अगर डालते हो आप कुछ भी, मतलब आपने ऑर्गेनिक, मैंने बोला, वो ऑर्गेनिक डालते हो या तो केमिकल डालते हो या तो हवा का नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया लेता है और उसको कन्वर्ट करता है NO3 फॉर्म में, तो वो कन्वर्ट किया हुआ NO3 फॉर्म ही पौधा लेता है। मतलब है बहुत, लेकिन पौधा ले नहीं सकता। उसको लेने के लिए आपको फैक्ट्री यानी बैक्टीरिया जड़ों में डालना पड़ेगा, बिठानी पड़ेगी फैक्ट्री, या तो ऑर्गेनिक फॉर्म में डालना पड़ेगा, या तो तीसरा है सोर्स केमिकल। अभी मैंने इतनी लंबी स्टोरी इसलिए बताई आपको कि यहाँ पे केमिकल जब आप डालते हो तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी ऐसी होती है, उसका स्वभाव ऐसा है, मूलभूत स्वभाव क्या है? गैस बनना। वो गैस में ही स्थिर रहता है। तो जब स्थिर जिसमें रहेगा वहीं पे स्वरूप में बदलने की वो कोशिश करेगा। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि नाइट्रोजन का सोर्स अगर आपने यूरिया लेते हो तो यूरिया अमाइड फॉर्म है, NH2CO NH2 अमाइड फॉर्म है। वो अमाइड फॉर्म जमीन में जाएगा, पानी के साथ घुलेगा और एमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसको बोलते हैं रिडक्शन का प्रोसेस। अभी रिडक्शन प्रोसेस होके एमोनिकल फॉर्म बना, फिर उसका ऑक्सीडेशन शुरू होता है। ऑक्सीडेशन शुरू हुआ
मतलब अमोनिया में से धीरे धीरे करके हाइड्रोजन दूर होगा और धीरे धीरे करके ऑक्सीजन आएगा और नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तब पौधा उसको लेगा। और अगेन ये प्रोसेस में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होता है। नाइट्रिफिकेशन का बैक्टीरिया होता है जो एमोनिकल फॉर्म को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। अगेन ये प्रोसेस के लिए भी आपको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नहीं खाता है, बैक्टीरिया कार्बन को खाता है, जो कार्बन आपने जो नीम की खली वगैरह डाला है उसमें है। इसलिए नाइट्रोजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जमीन में ऑर्गेनिक मैटर का होना अति आवश्यक है और है, उसके बिना नहीं चलेगा। अभी उसके आगे बढ़ते हैं कि मानो कि एमोनियम सल्फेट डाला, तो अगेन एमोनिकल फॉर्म है, एमोनिकल फॉर्म आपने डाला जमीन में, तो उसका भी ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर बाद में ही पौधा लेगा, नहीं तो पौधा के जड़ लेगा ही नहीं उसको। तो यहाँ पे अगेन घूम फिर के बात आती है ऑर्गेनिक कार्बन पे, अगेन घूम फिर के बात आती है बैक्टीरिया पे, और बैक्टीरिया को जरूर है कार्बन की, तो अगेन घूम फिर के बात आती है ऑर्गेनिक सोर्स पे। तो आपको नाइट्रोजन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो जमीन में ऑर्गेनिक मैटर होना अति आवश्यक है। अभी ये एक बात हो गई। दूसरी बात, उसी में से जो टेंडेंसी होती है गैस बनने की, तो वो गैस बनने से आप रोक नहीं सकते। जैसे कि आपने जमीन में यूरिया डाला या एमोनियम सल्फेट डाला, वो तो गैस बन के एमोनिया बन के उड़ेगा ही। जब तक प्रोसेस होती है एमोनिया में से नाइट्रेट नाइट्रोजन बने, उससे पहले एमोनिया बन के एमोनिया धीरे 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 उड़ता रहता है। कोई रसायन शास्त्र का जिसने अभ्यास किया उसको पता हो, लीकर एमोनिया होता है जो एमोनिया पानी में पिघला होता है। आप 10 दिन तक खुला वो पात्र में रख दो लीकर एमोनिया को, 10वें दिन पे आपको पानी मिलेगा, लीकर एमोनिया गायब हो जाएगा। रसायन शास्त्र पढ़े हैं, उसको पता होगा कि वो कोई भी प्रोसेस के बिना कोई भी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में एमोनिया उड़ जाता है। मतलब आपने एमोनियम सल्फेट डाला है या यूरिया डाला है, जमीन में पड़ा है, वो उड़ेगा उड़ेगा और उड़ेगा, उड़ जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। रोकने के लिए एक जरिया मैंने बताया ऑर्गेनिक मैटर, वो थोड़ा बहुत रोक लेता है, पकड़ रख लेता है, लेकिन टेंडेंसी जिसका गुणधर्म है वो गुणधर्म बताएगा बताएगा और बताएगा। तो अभी आपको नाइट्रोजन का सोर्स जब यूरिया और एमोनियम सल्फेट के स्वरूप में डालते हो तो उसका व्यय होना तय है, तो व्यय तो होगा ही। अभी आप उसका दूसरा पहलू देखो। आपको जरूरत, मैंने समझाया कि एक दिन में 50 किलो नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, एक दिन में 50 किलो यूरिया की जरूरत नहीं है। आपने 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया की डाल दी, मानो कि गन्ना है, गन्ने में 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया की डाल दी, लेकिन पौधा, उसकी जड़, उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खाएगा। एक दिन में 1 ग्राम एक पौधा खाता है तो 1 ही ग्राम जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। तो बाकी का क्या होगा, धीरे 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 वो उड़ जाएगा। तो जब आप यूरिया डालते हो तो यूरिया, लोग कहते हैं, वैज्ञानिकों ने डेटा निकाला है ऐसा कि जब आप यूरिया डालते हो तो 50% ही पौधा लेता है, बाकी 50% तो उड़ जाता है। अभी उड़ने के साथ साथ में यूरिया का मैकेनिज्म दूसरा भी है कि यूरिया हाईली वाटर सॉल्युबल है, यानी कि जमीन में आपने जब डाला और पानी लिया तो पानी के साथ वो जो घुलनशील शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा कि आपने पानी लिया, यूरिया डाला, पानी लिया, तो पानी के साथ धीरे 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 बह के नीचे चला जाएगा, जहां जड़ें नहीं है वहां चला जाएगा। और कई किसान भाइयों को मैंने देखा है, ये मेरी किसान भाइयों को फरियाद है कि पानी ले रहे हैं, यूरिया डाला है, पानी ले रहे हैं, और वो उसका नाका फूट के कहीं और पानी जा रहा है दूसरे के खेत में, बराबर। तो दूसरे के खेत में जा रहा है तो आपका यूरिया दूसरे के खेत में भी जा रहा है मुफ्त में, और आपका पड़ोसी लाभ ले रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हाईली वाटर सॉल्युबल है, पानी के साथ बह के चला जाता है, जमीन में जड़ों से नीचे भी बह के जाता है, बाजू के खेत में भी जा सकता है। यूरिया आपने डाला है, बारिश बहुत गिरी, बराबर, पानी बहुत बरसा और उठा के बाहर ले गया उसको, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन में कई लोग रेकमेंडेशन करते हैं पानी के बाद यूरिया डालो। अभी मध्यम जमीन है, बलुई मिट्टी है तो ये शक्य है, बराबर, लेकिन काली जमीन में कैसे डालने जाओगे? हैवी ब्लैक कॉटन सॉइल, विदर्भ वाले किसान मुझे बताए,
गुजरात के मध्य गुजरात और सौराष्ट्र वाले किसान बताए, पानी गिरने के बाद आप कितने दिनों के बाद खेत में जाते हो? दूसरे दिन नहीं जा सकते, वो आसान नहीं है। तो उसका और एक दूसरा रास्ता है कि यूरिया की लभ्यता बढ़ाने के लिए 2 रास्ते आपको पकड़ने हैं। एक तो आपको रफ्ता-रफ्ता डालना है। अगर आपके पास ड्रिप है तो आप हर रोज यूरिया दो, 1 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो मात्रा में हर रोज दो। हर रोज आपको पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में 2 बार दो। 1 एकड़ में आपको 50 किलो यूरिया देना है, तो आप 5-5 किलो, फिर दूसरे हफ्ते 5-5 किलो, तीसरे हफ्ते 5-5 किलो, ऐसे 5-5, 5-5, 10 किलो, 10 किलो, 10 किलो, ऐसे 5 हफ्ते तक, 1 महीने तक दो। तो स्लोली जाएगा, तो स्लोली अवेलेबल होगा, पौधे को जितना खाना होगा खाएगा, लॉस जाएगा लेकिन कम लॉस जाएगा, एक साथ में लॉस नहीं जाएगा। सेम कंडीशन एमोनियम सल्फेट के लिए भी है, लेकिन एमोनियम सल्फेट थोड़ा कम सॉल्यूबल है एज कंपेयर टू यूरिया, तो उसका लॉसेस थोड़ा कम होगा, लेकिन उसका भी लॉसेस होगा। इसलिए पूरी बैग डालने से पहले, ड्रिप वाले खेत में डालने से पहले, ये मेरी सलाह है कि आप धीरे 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 करके दो। तो कोई किसान मुझे बोलेगा कि मेरा तो गेहूं है, गेहूं के खेत में ड्रिप तो है नहीं, तो उसके लिए मैं सलाह देता हूं कि जब भी आप यूरिया डालो या तो एमोनियम सल्फेट डालो, तो उसको स्लोली अवेलेबल करने के लिए आपके पास दूसरा तरीका है, हर पानी के साथ थोड़ा थोड़ा डालो। आप 10-10 दिनों में पानी लेते हो या तो 15-15 दिनों में पानी लेते हो, तो 15-15 दिनों में आप 10-15 किलो डालो। या तो यूरिया के लिए स्पेशल रिकमेंडेशन है, यूरिया जब आप सल्फर के साथ मिक्स करके डालते हो कोटिंग करके, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, धीरे धीरे सॉल्युबल होता है। और सल्फर डालने से नाइट्रोजन की एफिकेसी बढ़ जाती है, मतलब सल्फर जमीन में जाएगा, जमीन में दूसरी चीजें एक्टिव करेगा, और एक्टिव करने के बाद जब यूरिया डालते हो तो वो यूरिया की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी उड़ने की, और यूरिया की एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी पौधे को लेने की। तो सल्फर ऐसे मदद करेगा आपको। यह तो और एक रास्ता है, बहुत पुराना रास्ता है, बहुत सारी कंपनियों ने ट्राई किया है, आज भी कंपनियां मौजूद है उसमें, कि जब आप यूरिया डालो तो उसको ऑयल का कोटिंग करके डालो। नीम ऑयल का कोटिंग करके जब आप यूरिया डालती हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी लगभग 0 हो जाती है, एकदम धीरे 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 सॉल्युबल होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ऐसी है कि पानी लेने से पहले ही यूरिया डालो, लेकिन कोई ऑर्गेनिक सोर्स के साथ डालो, नीम वगैरह की खली के साथ। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कम से कम उसको सल्फर के साथ डालो, या तो वो भी पॉसिबल नहीं है तो आपको तीसरा ऑप्शन है, उसमें नीम ऑयल के साथ मिक्स करके डाल दो। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन लॉस नहीं होगा। बाजार में कई प्रोडक्ट भी अवेलेबल है कि जो यूरिया को कोटिंग करके आप डाल सकते हो। तो यूरिया का फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी ऐसे आप बढ़ा सकते हो। आपको डालना है, धीरे धीरे ही डालना है, क्योंकि या तो उड़ जाएगा, या तो जमीन में बह जाएगा, या तो पड़ोस में चला जाएगा। लेकिन आपको ये रास्ता मैंने बताया। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंस क्यों है? नाइट्रोजन के बिना खेती नहीं होगी, जमीन में नाइट्रोजन है ही नहीं। आप कोई भी जमीन एनालिसिस करा लो, आज तो फॉस्फोरस, जिंक, कैल्शियम और पोटास की भी डेफिशिएंसी आती है। तो नाइट्रोजन तो बहुत पहले से डेफिशिएंट है, आज से 100, 200, 300 साल से डेफिशिएंट है जमीन में। ऑर्गेनिक कार्बन होता है तो नाइट्रोजन होता है, ऑर्गेनिक कार्बन ही नहीं, नाइट्रोजन कहां से लाओगे? तो ये मैंने यूरिया का फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने का बताया, उस तरह से एमोनियम सल्फेट का भी मैंने बताया। अभी मैं थोड़ा एक समझाना चाहता हूं आपको, किसान भाइयों को, कि यूरिया के बदले में आप एमोनियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हो। किसान भाई जरूर बोलेंगे कि एमोनियम सल्फेट बहुत महंगा है। मैं कैलकुलेशन करके बताना चाहता हूं किसान भाइयों, एमोनियम सल्फेट सस्ता है यूरिया से भी। आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं अब भी कैलकुलेशन करके बता सकता हूं। मुझे एमोनियम सल्फेट ज्यादा पसंद है, क्योंकि फसल में ज्यादा अच्छी तरह से रिजल्ट लाने के लिए एमोनियम सल्फेट बेटर है। किसान भाई बोलते हैं वो 1000 रुपये की गुण है, 50 किलो आती है, यूरिया की 300 रुपये किलो की आती है। अभी आप कैलकुलेशन करो, यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%, मतलब आपने 45 किलो की एक बोरी ली तो उसमें कम से कम 20 किलो नाइट्रोजन होगा। 20 किलो नाइट्रोजन के लिए आप कितना पेमेंट करते हो? 300 रुपया, मतलब 1 किलो का कितना हुआ? 15 रुपया। यूरिया का नाइट्रोजन आपको 15 रुपये किलो आता है। एमोनियम सल्फेट का नाइट्रोजन कितने में किलो आता है? एमोनियम सल्फेट की बोरी आजकल 900 या 950 में मिलती है। आप 1000 रुपया गिन के चलते हैं कैलकुलेशन के लिए, 1000 रुपये में 50 किलो आता है। 50 किलो एमोनियम सल्फेट की बोरी में कितना नाइट्रोजन मिलता है? 10 किलो। यानी कि 1000 रुपये में 10 किलो,
₹100 किलो। ये ₹15 किलो, ये ₹100 किलो। यूरिया ही सस्ता है? नहीं, यूरिया सस्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि एमोनियम सल्फेट में दूसरा 24% सल्फर होता है। 24% सल्फर का मतलब होता है कि एक बोरी में 12 किलो सल्फर भी है। आज सल्फर आप डालने के लिए जाते हो 150, 200, 125, 130 इतने रुपए किलो आता है। मैं कम से कम ₹100 किलो गिनता हूं कि कम से कम ₹100 किलो का सल्फर आप डालते हो। तो ₹100 के किलो का सल्फर आप कितना डालते हो एमोनियम सल्फेट की बोरी में? 12 किलो। 12 किलो के कितना हुआ? 1200 रुपया। आप 1200 रुपये किलो का सल्फर डाल रहे हो सर, तो नाइट्रोजन तो आपको फ्री में मिला है। नाइट्रोजन यूरिया की सोर्स में जाते हो तो 15 रुपये किलो है, यहां तो फ्री है, फ्री बिल्कुल। या तो उल्टा गिनो, जब एमोनियम सल्फेट डालते हो भले आपने नाइट्रोजन का 100 रुपया गिना, लेकिन 1200 रुपये का सल्फर आपने बचा लिया पर एकड़। गिनो ऐसे या ऐसे, एमोनियम सल्फेट सस्ता है, इस तरह से गिनती करते हो तो इसलिए एमोनियम सल्फेट का ही प्रयोग करो। एमोनियम सल्फेट का प्रयोग करने से 2-3 और फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि रफ्ता रफ्ता नाइट्रोजन मिलता है, बराबर, और धीरे धीरे मिलने से फर्टिलाइजर एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ी है। दूसरा उसमें सल्फर है, सल्फर से फर्टिलाइजर एफिशिएंसी बढ़ती है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि वो जमीन को सुधारता है। यूरिया जमीन को बिगाड़ता है, बराबर। उसका भी एक वैज्ञानिक तथ्य बता देता हूं। हिंदुस्तान की 90% जमीन, जो पहाड़ों को छोड़ दो, जमीन मैदानी इलाकों में जितनी भी जमीन है उसका पीएच मान लगभग 8, 8.5, 9 तक पहुंच चुका है। एमोनियम सल्फेट खुद एक एसिडिक फर्टिलाइजर है, माइल्ड एसिड है। जमीन में जाके दूसरे पोषक तत्वों को लभ्य कराएगा। खुद तो नाइट्रोजन धीरे धीरे देगा, सल्फर भी देगा और साथ में दूसरे पोषक तत्वों को लभ्य कराएगा। जमीन की परत एमोनियम सल्फेट से सुधरेगी। यूरिया से क्या होगा? यूरिया जब जमीन में डालोगे आप, सल्फर तो है नहीं उसमें, तो क्या होगा कि जमीन में जाने के बाद वो अल्कली फॉर्म है। जमीन ऑलरेडी 8-9 पीएच की है, उसमें आपने अगर ये डाला तो पीएच का मान और थोड़ा बढ़ेगा 2-3 दिनों के लिए। तो 8 का पीएच 9 का होगा, 9 का 10 का होगा, तो और पोषक तत्व तो लॉक हो जाएंगे। जब तक यूरिया जमीन में पड़ा है 4, 5, 6 दिन तक, तब तक दूसरे पोषक तत्व तो पौधा नहीं लेगा। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्रिएट करता है और ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्रिएट करता है। इसलिए मुझे एमोनियम सल्फेट ज्यादा प्यारा है, किसानों के फायदे में होता है, वो मुझे प्यारा होता है। मैंने पहले बताया कि नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है, नाइट्रोजन देना ही पड़ेगा। उसको चलते हुए नाइट्रोजन के क्या सोर्स आप डालते हो तो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। आप यूरिया डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूरिया को एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैंने तरीके बताए। अभी यूरिया के बदले में एमोनियम सल्फेट का बताया। कई किसान भाई प्रश्न पूछेंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट का क्या, लेकिन किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट को नाइट्रोजन सोर्स के तहत उपयोग मत करो। पोटासियम नाइट्रेट को एज ए नाइट्रोजन का सोर्स तरीके से उपयोग मत करो, उसका यूज अलग है। उसको कब यूज करना है मैं बताता हूं अभी, लेकिन आप एक सिंपल कैलकुलेशन करो, वेरी सिंपल। यूरिया का नाइट्रोजन 15 रुपये किलो था, एमोनियम सल्फेट का 100 रुपया गिना, सल्फर फ्री मिलता है उसमें 1200 रुपये का। लेकिन जब आप कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में सोचने जाओगे, आज की तारीख में लगभग 2000 के आसपास की बैग है, 2000 रुपये में 25 किलो। तो 8 से 10,000 रुपये में आपको 100 किलो मिलता है, और वो 10,000 रुपये में आपको 13-14 किलो नाइट्रोजन मिलता है। बहुत महंगा है, तकरीबन 800-900 रुपये किलो का है वो, बहुत महंगा है। मतलब नाइट्रोजन का सोर्स कैल्शियम नाइट्रेट के स्वरूप में देना बहुत महंगा सौदा है। हाँ, आप कैल्शियम नाइट्रेट के स्वरूप में दे रहे हो कैल्शियम को, तो सस्ता सौदा है। तो जब आपको कैल्शियम देना हो और साथ में नाइट्रोजन देना हो थोड़ा सा, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करो, नहीं कि नाइट्रोजन के लिए, नहीं तो खेती महंगी हो जाएगी। हम यहां आपको यह सलाह देते हैं कि कम खर्चे में कैसे आपको न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ाए। तो आपको नाइट्रोजन देना है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट पसंद नहीं करना है, मैंने कैलकुलेशन बताया। वैसे सेम कैलकुलेशन पोटासियम नाइट्रेट यानी 13045 के लिए है। हाँ, छिड़काव में देना है, तुरंत देना है, क्योंकि नाइट्रेट फॉर्म है, तुरंत देना है, करंट लगाना है। आज स्प्रे किया, शाम को रिजल्ट, दूसरे दिन तीसरे दिन तो ग्रीनरी दिखा देता है।
तो आपको स्प्रे के स्वरूप में दे सकते हो। कैल्शियम नाइट्रेट आपको फल फूल बढ़ाने हैं तब आप दे सकते हो। पोटेशियम नाइट्रेट आपको फूल नहीं आ रहे हैं या तो फल को क्वालिटी बनानी है तब आप दे सकते हो। जैसे कि आलू में अभी आप 60-65 दिन हो गए हैं तो आप कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट दे दो, कलर, क्वालिटी, वजन बढ़ेगा। अनार है, अनार लगभग 5 महीने का हो गया है, अगले महीने आपको तुड़ाई करनी है तो आज आप 13-0-45 दे दो, आपको कलर क्वालिटी मस्त मिलेगा, वजन भी बढ़ेगा। उस तरह से आप देखते हो तो वो सस्ता है, अच्छा है। लेकिन नाइट्रोजन के सोर्स में आप 13-0-45 और कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो बेटर है कि आप अमोनियम सल्फेट डाल दो, उससे तो बेटर है कि आप यूरिया डाल दो। तो ये नाइट्रोजन का पूरा मैंने ब्यौरा दिया। किसान भाइयों, ये पोषक तत्व तो मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले डेफिशिएंसी आई थी, कई सालों से, कई सेंचुरी, सदियों से ये डाला जाता है अलग-अलग सोर्स में। नो डाउट दूसरे विश्व युद्ध के बाद में उत्पादन उसका बढ़ाया गया और उत्पादन इसलिए बढ़ाया गया कि ज़रूरत बढ़ी और आज की तारीख में कमर्शियली बहुत सारे नाइट्रोजन के सोर्स अवेलेबल है। लेकिन कौन-सा सोर्स किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या उसमें डीमेरिट्स है, मतलब गैर फ़ायदे बोल सकते हैं और गैर फ़ायदे को फ़ायदे में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका सही कैलकुलेशन क्या है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। किसान भाइयों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें आप ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सामान्य चीज़ है, लेकिन कभी-कभी सामान्य चीज़ें ऐसी होती है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा करवा देती है अगर सही तरीके से यूज़ किया तो। मेरा शब्द प्रयोग फिर से मैं बोलता हूँ लास्ट में, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ाना है, क्योंकि नाइट्रोजन अंततः वो एक गैस है। आपने कोई भी फॉर्म में ज़मीन में डाला, वो गैस बनेगी, कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, उसको रोकना है। उसको बोलते हैं नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। तो वो बढ़ाने के लिए मैंने आपको जो टिप्स दी है, जो वैज्ञानिक अनुभव दिए हैं, वो आपको ज़रूर फ़ायदा करेंगे, इसकी आशा रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।